नमस्कार, मैं अश्विनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं महाराजगंज एक नई सोच। आज मैं एक चीज पे बात करने जा रहा हूँ जो कि यानी परसों 23 तारीख को 2023 की यूपीपीसीएस की रिजल्ट आई है, जिसमें हमारे साथ बगल में एक तस्वीर आप देख रहे होंगे। इनकी कुछ रैंक आई है, सारी चीजों पे यही है, बताएंगे और इन्हीं से सारी चीजें जानने का प्रयास करेंगे हम। कैसी हैं कांक्षा? अच्छे हैं। सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा, आपका क्या रैंक था और किस पद पे चयनित हुई हैं? जी, मेरा सिलेक्शन डीएसपी पोस्ट के लिए हुआ है, डीवाईएसपी और मेरा रैंक 35 है। अच्छा, आपका रैंक 35 है। जी। क्या सोच के आपने सिविल सर्विस का एग्जाम इस सर्विस का एग्जाम दिया था? देखिए, आप शायद महाराजगंज क्षेत्र से ही हैं, तो जी। आप जानते होंगे कि हमारा महाराजगंज क्षेत्र जो है और जो आस-पास के ज़िले हैं, तो वो थोड़ा बाकी प्रोग्रेस के अगर उसमें देखा जाए तो थोड़ा पिछड़े क्षेत्र माने जाते हैं कि हमारा वो पूर्वांचल का क्षेत्र है। और बेसिकली मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो वहीं पे हुई है और जो पैतृक गाँव है, वो संत कबीर नगर ज़िले में पड़ता है। तो गाँव की भी स्थिति काफ़ी ऐसा सराहनीय नहीं कहेंगे। तो ये हुँ, सारी चीज़ें देखते हुए और एक और चीज़ है कि बहुत जॉइंट फैमिली है मेरी, बहुत बड़ी फैमिली है और अर्निंग मेंबर भी एक ही हैं, तो किस-किस तरह की कॉम्प्लिकेशन से गुज़रना पड़ता है एक स्टूडेंट को जिसको आगे बढ़ना है। क्योंकि घर में सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं और सभी कुछ न कुछ एस्पायर कर रहे हैं, लेकिन ये है कि उनको समय पे कुछ मिल नहीं पा रहा जो उनको चाहिए रिसोर्सेज़, इसकी वजह से। और ये है कि जो आस-पास के लोग हैं, उनकी दिक्कतें हैं कई सारी कि चीज़ें तो हैं अवेलेबल लेकिन उनको उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इस सब की वजह से ये सारी चीज़ें देखते हुए और जो मेरी पढ़ाई है, हम बीटेक किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तो हमारी तरफ बीटेक बड़ी बात मानी जाती है। ख़ास तौर से हुँ। लड़कियाँ करें तो और भी बड़ी बात मानी जाती है क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव कोर्स होता है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि अगर ये सारी अपॉर्च्युनिटी हमको मिली है इतने सारे लोगों में से, तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये अपॉर्च्युनिटी हम दूसरों के लिए भी प्रोवाइड करा सकें। ये मेरा एक एक तरह से कह सकते हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो यही सारी चीज़ें थी जिन्होंने मोटिवेट किया इस एग्ज़ाम में अपीयर होने को। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा, पिताजी क्या करते हैं आपके? जी, मेरे पिताजी एलआईसी में एजेंट हैं हुँ, और माताजी का भी बता दें, माताजी स्टाफ नर्स हैं, मेडिकल कॉलेज अच्छा। में। कुल मिला-जुला जी। के अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास फैमिली है। जी, बिल्कुल। तो घर से जब आपने कितने अटेम्प्ट में आपने क्लियर कर लिया इसको? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। इसके पहले मेरे 2 अटेम्प्ट दिए थे मैंने लेकिन प्री क्वालीफाई नहीं हो रहा था, प्री हर्डल बन रहा था। तो हाँ, इस बार जब तैयारी की, तो इस बार प्री भी पहली बार निकला, साथ ही साथ में मेंस और इंटरव्यू भी हो गया। इंटरव्यू भी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जी। अच्छा, आकांक्षा ये बताइए कि घर वाले जब आपका कई अटेम्प्ट में आपने एग्जाम दिया, नहीं क्लियर हुआ, तो घर वालों ने ये नहीं कहा कि छोड़ो यार आकांक्षा, क्या कर रही हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, छोड़ो शादी ब्याह कर लो और क्या मतलब है? जी, देखिए ये चीज़ तो आती है। हमारा क्षेत्र ऐसा है कि मेरा ग्रेजुएशन 2020 में ही पूरा हो गया था। उसके बाद 2 साल का गैप भी रहा है। ग्रेजुएशन में क्योंकि कोरोना आ गया था तो उसकी वज़ह से आगे भी नहीं बढ़ पाए कि प्लेसमेंट ले लें, घर बैठना पड़ गया था। तो ये चीज़ें जो आप बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर-सी बात है आई कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं न कहीं से सुनने को मिल जाती थी क्योंकि यहाँ हम लखनऊ में रह के तैयारी कर रहे थे और तो यहाँ पे रहने का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, कोचिंग का खर्चा, ये सारी चीज़ें तो है ही। लेकिन ये है कि ये सारी चीज़ें तो मतलब अपने घरवाले नहीं करते थे, अपने घरवालों ने सपोर्ट ही किया है इसमें। हुँ। मम्मी-पापा का ख़ास तौर से सपोर्ट रहा है कि उन्होंने ये सारी बातें सुनते हुए भी लेकिन उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया कि ठीक है, एक बार और करके देखते हैं। उनका शुरू से ही नज़रिया ऐसा रहा है कि अगर मेरा मन है, मेरी इच्छा है उस क्षेत्र में तो सपोर्ट करते हैं, बाकी जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो सब कवर अप हो जाएगा। हुँ। देखो आकांक्षा, अगर कहा जाए ना, सोसाइटी में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि लड़कियों जी, को ये चाहते हैं कि वो अ, उन्होंने ऐसा किया तो आगे नहीं बढ़ पाई, तो इनको रोक दिया जाए। तो जी। ऐसे लोगों से मेरी साफ तौर पे ये गुहार है कि आकांक्षा को देख के उनको सीखना चाहिए कि आकांक्षा ने इतनी चीज़ों के ना रहते हुए भी कहीं न कहीं अगर देखा जाए संसाधन की भी कमी रही होगी आकांक्षा। शुरू से जी, आपने ज़रूर जैसा जी। कि बताया कि मैं गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ, तो वहाँ से आपने पढ़ाई-लिखाई, अच्छा ये बताइए कि पढ़ाई-लिखाई आपने जो 1 टू 10th होता है, कहाँ से पढ़ाई-लिखाई की थी? देखिए, हम जो हैं हम लोग फरिंदा के निवासी हैं, आनंद नगर में हुँ, ही महाराजगंज ज़िले में।
तो हम लोग की पढ़ाई अपब्रिंगिंग सब उसी क्षेत्र में हुई है। आनंद नगर से ही हाई स्कूल तक की पढ़ाई वहीं से की है। वहाँ का हम्म, जो स्कूल था, मेरी स्कूलिंग 1 से लेके 8 तक की स्कूलिंग जो वो चंद्रा चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल में हुई। फिर क्लास 9th-10th नवजीवन मिशन स्कूल से पढ़े हुए हैं। फिर बाद में उसके बाद ये है कि खुद को आगे बढ़ाने के लिए जो आप बता रहे थे कि रिसोर्सेज़ की कमी है, तो वही है कि फिर सरकारी का सहारा लीजिए कि सरकारी स्कूल में जाइए तो फीस कम हो जाएगी। तो इसलिए हम्म, फिर वही है, डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया, तो 3 साल का डिप्लोमा राजकीय महिला पॉलिटेक्निक गोरखपुर से किया हुआ है। फिर बीटेक भी ऐसे राजकीय संस्थान से ही किया हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि अगर फाइनेंशियल कांस्टेंट है तो ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। थोड़ा मेहनत लगती है कि वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, लेकिन होने के बाद ये है कि रास्ता थोड़ा तो आसान हो जाता है। हम्म। अच्छा, ये जैसे कि अभी आप बताइए कि मैं रेंट पे रह के लखनऊ पढ़ाई करती थी, तो वहाँ क्या हुँ। समस्याएं आई, थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये तो है, लखनऊ हम लोग जैसे जिस क्षेत्र से हम लोग हैं, तो हमारा शहर थोड़ा कहेंगे कि सस्ता है, लेकिन हम जब आए थे यहाँ लखनऊ में तो पहले ही एडमिशन नहीं लिया था। अभी तो हम लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो अभी हम यहाँ हम्म, के हॉस्टल में रह रहे हैं। लेकिन जब यहाँ आए थे नए-नए तो यहाँ पे पीजी ही देखना पड़ता है। तो पीजी का अगर पता करो तो काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट एक तरह से देखा जाए यहाँ हब चल रहा है, एजुकेशन हब। तो हम्म, सारे क्षेत्रों से बच्चे यहाँ पे आते हैं। इसकी वजह से प्राइसेज़ बहुत हाई हैं। तो एक तरह हम्म, से ये कहें कि भाई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट तो है ही कि पैसा कम है, आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसा आपको चाहिए, वैसा उतने में नहीं मिलेगा। ये दिक्कत करता है स बहुत सारे बच्चों को, मेरे साथ की कई लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, जिनको इसी हम्म, वजह से तो फिर उनको क्या होता है कि कोचिंग से बहुत दूर कहीं बाहरी क्षेत्र में रह के पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते एक्सपेंसिव जगह पे रहना। तो फिर ये है, लेकिन फिर भी मिला-जुला के बात वही पड़ जाती है कि वहाँ से आने-जाने का किराया इतना पड़ जाता है कि अगर आप पूरा 1 महीने का सम अप कर लीजिए तो वो उतना ही पड़ जाएगा। तो इस तरह से दिक्कत तो है इस जगह पे कि हम्म, हम्म, ये हो जाता है कि जब कोई भी जगह एजुकेशनल हब की तरह डेवलप होती है तो कॉम्पिटिशन भी आ जाता है और हम्म, अपने आप ही सब चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती हैं। हम्म। अच्छा, कि जब आप लखनऊ गई थी, आपने पढ़ाई शुरू की, तो उसमें मतलब ये नहीं लगा कि जब आपने कई अटेम्प्ट का एग्जाम दिया तो ये लगा होगा कि यार छोड़ो, छोड़ देती हूँ और कुछ और कर लेती हूँ, ऐसा कुछ लगा था क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। ये देखिए, हम कहेंगे कि जो भी जेनुइन तरीके से बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है और जो ख़ास तौर से हम लोग के क्षेत्र से आता है ना, तो वो अंदर से मोटिवेशन नहीं आता। हम लोग के दिमाग में पहले से ही बैठा रहता है कि यार हम लोग का तो नहीं होगा, ऐसे बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स में तो बड़ी-बड़ी सिटी वालों का ही होता है, जो बहुत बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़े होते हैं। ये माइंडसेट तो हाई स्कूल इंटर से ही डेवलप हो जाता है कि भाई जो आईआईटी और इन सब की प्रिपरेशन किए हुए हैं, इन सब का ही निकल पाता है। तो पहली बात तो हम लोग साइकोलॉजिकली थोड़े बैकवर्ड होते हैं, कि हम लोग का हुँ, दिमाग इसी तरह से सोच पाता है कि पता नहीं हम लोग उन लोगों से कम्पीट कर पाएँगे नहीं, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, मेहनत तो कर लेते हैं हम लोग, मेहनत हुँ, करके ही यहाँ तक आए हैं, लेकिन वही हुँ, अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं होता है। फिर कई बार आपने जैसा कहा कि कई बार ऐसा लगा कि छोड़ देना चाहिए, हम ऑनेस्टली बता रहे हैं कि इस 3 साल के ड्यूरेशन में मेरे दिमाग में कई बार आया, क्योंकि ऐसा होता था कि कई सारे दोस्त हैं जो कहीं न कहीं सेलेक्ट हो रहे थे साथ में। अच्छा, साथ में पढ़ने वाले ग्रेजुएशन के दोस्त थे, डिप्लोमा के दोस्त थे, तो उनका किसी न किसी पोस्ट वैकेंसी पे मतलब सिलेक्शन होता था, तो उससे थोड़ा ये डिमोटिवेशन आता था कि अरे यार देखो, ये लोग थोड़ा मतलब मेहनत करके एक डायरेक्शन में और देखिए निकल गए, हमको ये करना था इतना बड़ा, हम क्यों इतनी बड़ी चीज़ लेके बैठे हुए हैं और लग रहा है अब हमसे नहीं हो पाएगा, इतना टाइम लग रहा है, 2 बार निकला भी नहीं। और हुँ, ये ऑनेस्टली होता था कि जब आप मॉक टेस्ट दीजिए, कोचिंग में जाके कहीं का टेस्ट सीरीज़ लिए हुए हैं, रैंक नहीं अच्छी आ रही है या एक बार टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, अगली बार में कम आ जा रहे हैं, कुछ न कुछ दिक्कत ज़रूर निकल आती थी। तो ऐसी सिचुएशन में सच में लगता था कि ऐसा करते हैं, ऐसा रहने देते हैं, कुछ ऐसा छोटा-मोटा सा कर लेते हैं कि ठीक है। क्योंकि एक चीज़ ये है कि हम लोग अपनी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे हैं, दूसरा ये रहता है कि हम लोग के जैसे क्षेत्र से लोग निकल के बाहर जाते हैं तैयारी करने के लिए, तो उनसे उम्मीदें जुड़ जाती हैं हमारे आस-पास के लोगों की। गाँव से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जैसे गाँव से भी हम लोगों का जुड़ाव है। आनंद नगर में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन जो गाँव है वो संत कबीर नगर में पड़ता है। भाटवा टोला बोलेंगे उसको कि हुँ, ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं उस क्षेत्र को। तो वो एकदम से देहाती क्षेत्र है वो। तो वहाँ के लोगों का भी ये रहता है कि लखनऊ में रह के लड़की तैयारी कर रही है, झांसी में रह के पढ़ाई की है, इतना जो है खर्चा हो रहा है इसके पे और कुछ रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो हम लोग के दिमाग में ये रहता है कि अरे यार लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। बाहर हुँ, में रह रहे हैं और पैसा जो मेरे पे लग रहा है अगर हम छोड़ देते तो हो सकता है किसी और पे लग जाता।
तो और लोग भी हैं घर में पढ़ने में, कि हम जैसा कि बताया आपको कि जॉइंट फैमिली है, तो अर्निंग मेंबर एक ही है मेरे घर में, जिनका स्टेबल अगर हम कहें कि इनकम, तो वो मेरी माताजी का ही है कि स्टेबल इनकम है। बाकी फादर हैं, एलआईसी एजेंट है, लेकिन इस टाइम कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से वो प्रॉपर्ली अपने फील्ड में वर्क नहीं कर पाते। अच्छा। तो ये सारी चीजें हैं। छोटे भाई हैं हमारे, वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें भी खर्चे हैं, और छोटे भाई बहन है, कई सारी चीजें हैं। तो इसकी वजह से डिमोटिवेशन तो बहुत आता था कि यार हमको, एक बड़े भी हैं हम घर में, मेरे से छोटे भाई बहन ज्यादा है, तो ये मेरी जिम्मेदारी हमको लगती थी कि हम कुछ करें तब तो हम थोड़ा मम्मी पापा को सपोर्ट प्रोवाइड कर पाए। हमारे पे ही सारा कुछ लग जाएगा तो उनको क्या देंगे, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन हम आपको बताएं कि ठीक है, अगर आता है तो 1-2 दिन के लिए आप ज़रूर अपने परिजनों से बात कर लीजिए, दोस्त हैं कोई 1-2 उनसे बात कर लीजिए। ये लो मोमेंट सारे कैंडिडेट्स के मन में आता है, क्योंकि हम आपको इसका कारण बताएँ, थोड़ा लंबा जवाब हो जा रहा है, लेकिन ये हम कोई नहीं, क्योंकि ये हमारे पास बहुत कई समय लोग, है। जी, ये कई लोग देखेंगे, हम उनके लिए ये बताना चाह रहे हैं कि जब ऐसा लो मोटिवेशन का फ़ेज़ आता है, तो उसमें गलत समझने वाली कोई बात नहीं है कि ये सिर्फ़ आपके साथ हो रहा है। आप जब भी किसी चीज़ में जान लगाते हैं अपनी, तो डिमोटिवेशन आना कभी-कभी आम बात है। ज़रूर हो जाता है ऐसा कि आप जिस तरह से सोच रहे हैं, उस तरह परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है, उसका तरीका ये है कि 1-2 दिन छोड़ दीजिए। जब 1-2 दिन दिमाग को भटकाइए, आप कुछ देख लीजिए, बात कर लीजिए लोगों से, पिक्चरें देख लीजिए, घूम आइए, टहल आइए, कुछ दोस्तों से मिल लीजिए, ये सब करके दिमाग को भटकाइए। फिर 2-3 दिन बाद वो अपने आप ही टेंडेंसी होती है कि हम लोग खुद ही आके फिर शुरू कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है कि जो टफ मोमेंट्स होते हैं, उनमें अपने आप को बहलाना, फुसलाना कि ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी ये इम्पोर्टेंट है कि हम मेंटली स्टेबल हैं। हम अपने साथ रह जा रहे हैं, कुछ गलत कदम नहीं उठा रहे हैं। चलिए, वो जी। एक कहावत है ना आकांक्षा, हुँ। मन के हुँ। हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन जी, पे काबू पा लिया तो ब्रह्मांड को जीत लिया। जी, जी। ठीक उसी तरह आप एक मिसाल हैं उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन मन पे काबू पाके बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि जब आपने रिजल्ट देखा, यानी बात जी, की जाए 23 तारीख की, तो रिजल्ट जी। आपने देखा तो ऐसा सोचा कि अब क्लियर होगा कि नहीं होगा, हार्ट बीट बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रही होगी, तो वो फेज थोड़ा सा बताइए। देखिए, ऐसा था कि मेरा इंटरव्यू अभी क्योंकि ये सब मेरा पहला एक्सपीरियंस था, पहली बार ही मेंस लिखा था, पहली बार ही हम्म, इंटरव्यू देने गए थे, तो इंटरव्यू हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 8 जनवरी को ही इंटरव्यू हुआ था मेरा। हम्म, तो ये हुआ था कि चलो अब तो इंटरव्यू दे लिए, अब 1 डेढ़ महीने बाद रिज़ल्ट आएगा, जब का जब आएगा तब देखा जाएगा, अभी थोड़ा शांति में रहते हैं, क्योंकि उस टाइम बहुत हम्म, प्रेशर हो गया था मेंस का रिज़ल्ट आने के बाद। हाँ, तो फिर लेकिन ये हुआ कि 23 तारीख को दोपहर में ही एक टेलीग्राम चैनल है, तो हाँ, हाँ, उसपे आ गया कि यूपीपीसीएस का रिज़ल्ट आज या कल में आ जाएगा। तो उसके बाद अगले दिन मेरा पेपर था, हम यहाँ यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर मेरा शुरू था, सेमेस्टर चल रहा था, तो अगले दिन मेरा पेपर था, उस पेपर की तैयारी करनी थी, लेकिन वही है क्योंकि दिमाग में आ गया कि अरे यार! अब तो आज कल में रिज़ल्ट आ जाएगा। दोपहर से लेके शाम तक एकदम मन तो घबराया हुआ था। तो दिमाग इसी पे फ़ोकस करके रखा हुआ था कि ठीक है, हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो किस तरह से कोप करेंगे, ज़्यादा दिमाग इस बात पे लगा हुआ था कि इन हम्म, केस सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे? फिर ये है कि जब रिज़ल्ट आया रात में 8:30 बजे, तो देखा रिज़ल्ट, लेकिन वो होता है ना, भरोसा नहीं होता है अपने आप पे। तो रिज़ल्ट देख के हमको लग नहीं रहा था कि ये मेरा है, तो हम यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, मेरी कई सारी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, तो रात का समय भी हो गया था। तो मैंने हाँ, कहा इनसे कि ऐसा है, देखो ज़रा ये मेरा रोल नंबर है, ज़रा तुम लोग सर्च करो ये मेरा ही रोल नंबर है या किसी और का है। ऐसा ना हो कि हम बता दें दूसरों को और पता चले ये कोई और है, क्योंकि नाम तो सेम हो सकते हैं कई लोगों के, रोल नंबर देखने में भी भाई आँखें इधर-उधर हो सकती हैं। तो आधा घंटा तो कुछ लगा ऐसा खुद को बिलीव कराने में कि अच्छा ये अपना ही रोल नंबर है, मेरा ही है, हो गया है। तो यही था एक्सपीरियंस। फिर हम्म, 1 घंटे सोच विचार करने के बाद फिर जाके हिम्मत करके घर पे फ़ोन किया, पिताजी को हाँ, बताया, तो पिताजी क्योंकि बहुत शांत प्रवृत्ति के आदमी हैं, तो बहुत हाँ, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहते हैं वो किसी भी चीज़ में। अगर फेलियर है तब भी बहुत डिप्रेस्ड नहीं होते हैं, सक्सेस है तब भी बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि उनको अच्छा नहीं लगता, खुशी नहीं महसूस होती है, लेकिन आम तौर पे हम लोग के पापा लोग इतने मैच्योर होते हैं कि वो लोग हम्म, काफ़ी शांति से रिएक्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो कह ही रहे थे आपका हो जाएगा, आप ही नहीं हाँ। मान रही थी। हम कहे चलिए हो गया। अच्छा, वो फेज कैसा था जब इससे पहले आपने एग्जाम दिया और रिजल्ट आया तो उसमें नहीं हुआ, तो फिर
क्या फेज था वो कि सोचा गया कि अब फिर करेंगे दोबारा? हाँ जी, देखिए इसके पहले जब प्री देके आते थे हम, तो रिज़ल्ट आने पे मोटिवेशन कम तो हो जाता था कि पढ़ाई कर रहे हैं और नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की इन दोनों रिज़ल्ट्स के बाद, पहला जो एग्ज़ाम दिया था, पहली बार जब दिया था, वो तो बस ये होता है ना कि लोग कह रहे हैं क्योंकि पढ़ रही हो तो दे दो, तैयारी कर रही हो दे दो, दे के देखो क्या होता है। तो पहली बार वाले में इतना बुरा नहीं लगा था, लेकिन दूसरी बार वाले में थोड़ी तो तैयारी अच्छी की थी। दूसरी बार वाले में ज़्यादा बुरा लगा कि अरे! अब तो हो नहीं रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि वो होता है ना कि फेलियर से आपको एनालाइज़ करना होता है कि गलती हुँ, कहाँ हो रही है। हुँ, आखिर ऐसा क्या ही है उसमें जो हमसे नहीं हो पा रहा है? ऐसा क्या हुँ, गलत कर रहे हैं हम? तो वो एनालाइज़ करने पे पता चला कि देखिए, हम जो तैयारी कर रहे थे, वो होता है रैंडम तैयारी कर रहे थे कि हुँ, यहाँ से कुछ पढ़ लिया, वहाँ से कुछ पढ़ लिया, किसी ने ये बता दिया न्यूज़पेपर पढ़ डालो, किसी ने ये बता दिया ये किताब पढ़ डालो, इस पब्लिकेशन की पढ़ डालो। मेरी हुँ, अपनी स्ट्रैटेजी नहीं थी। वो दिक्कत यही हो जाती है कि हम लोग दूसरों के बताने पे ज़्यादा फ़ोकस करने लगते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ चीज़ें ज़रूर छूट जाती हैं। आप जब तक खुद से नहीं देखेंगे कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है और आपका उस डिमांड के हिसाब से आपकी प्रिपरेशन है क्या नहीं है। यूनिडायरेक्शनल तैयारी करके इसमें सिलेक्शन होना मुश्किल है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट उसमें आता नहीं है, कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, करंट अफेयर्स भी होता है, वो मिसेलेनियस क्वेश्चन्स भी होते हैं, सीसैट भी होता है। तो आपको सारे डायमेंशन्स पे फ़ोकस करना होता है। एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ के हम लोग के दिमाग में हो जाता है कि पढ़ा तो बहुत है। वो हम लोग की पढ़ने की स्ट्रैटेजी में फ़ॉल्ट होता है। तो इसलिए फिर इस चीज़ पे मैंने काम किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स देखे, मॉक टेस्ट दिए, उसके बाद फिर अपना परफ़ॉर्मेंस देखा। तो जब इम्प्रूवमेंट होने लगी तो फिर लगा कि ठीक है, अब इस बार अच्छे से देते हैं। तो हुँ, ये है कि डिमोटिवेशन तो आया था लेकिन अपनी गलती भी समझनी चाहिए कि हुँ, हमसे कहाँ गलती हो रही है। फेलियर को एनालाइज़ करना होता है। यही मेरी स्ट्रैटेजी है। हाँ। अच्छा, जी, आखिरी दूसरा सवाल ये रहेगा कि जी। आप यही सोची थी कि मुझे डीएसपी पद पे आना है या फिर कुछ और सोचा गया था इस एग्ज़ाम में देने से पहले? देखिए, मेनली तो हम आपको बताएँ जब मेरा ये पहला मेंस था, तो प्री का रिज़ल्ट जब आया क्योंकि पिछली 2 बार से प्री निकल नहीं रहा था, तो इस बार हुँ, भी कुछ ऐसा ख़ास भरोसा था नहीं कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ये हुँ, सोचा कि अच्छा ठीक है जब प्री का रिज़ल्ट निकलेगा तब देखा जाएगा। ये तो था कि मतलब क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करके आए थे तो आंसर की आ गई थी, मिलाने पे लग रहा था कि आ जाएगा लेकिन ये है कि नेगेटिव मार्किंग सब लगा के लास्ट में जो रिज़ल्ट आता है उसी पे भरोसा कर सकते हैं। तो ये हुँ, सोचा था कि प्री का रिज़ल्ट आएगा तब मेंस की तैयारी शुरू करते हैं। तो हुँ, बहुत मन से तैयारी नहीं शुरू की थी मेंस की, लेकिन जब रिज़ल्ट आया, तो पता चला कि अच्छा अब तो मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। टाइम बहुत कम था, इस बार ऑप्शनल क्योंकि हटा दिया था, 2 नए पेपर ले आए थे यूपी स्पेशल के, उसके लिए मटेरियल मार्केट में ढूँढो क्योंकि न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सब्जेक्ट हैं, तो इनका कंटेंट भी मार्केट में अवेलेबल नहीं था टाइम पे, कि अप टू द मार्क कंटेंट मिल जाए। तो इतनी घबराहट थी और क्योंकि पहली बार था तो घबराहट के मारे लग रहा था कि हो नहीं पाएगा इस बार लग रहा है, हुँ, क्योंकि टाइमिंग कम और तरीका नहीं पता है। आंसर राइटिंग की थी इसके पहले क्योंकि कोचिंग से हम जुड़े हुए थे, लेकिन एकदम से वो होता है ना कि डेडिकेटेड आंसर राइटिंग करना, ये सब पहले से नहीं किया हुआ था। उसी 3-4 महीने के ड्यूरेशन में सब कुछ डेवलप किया, जो भी स्ट्रैटेजी थी, कैसे करना है, वैल्यू एडिशन सब किया। लेकिन वो होता है ना अंदर से अपने भरोसा नहीं आ रहा था, क्योंकि दिमाग में ये भी बैठा रहता है ना कि अरे उसमें तो अ, ऐसे लोग आंसर लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं और इस तरह के लोगों का ही होता है और एक तो ये भी होता है कि कई बार के रिपीटर्स भी वहाँ बैठे होते हैं, जो लोग पहले से इंटरव्यू तक दिए हुए हैं। तो हुँ, यही सारी चीज़ें थी जिनकी वज़ह से मोटिवेशन अपने अंदर से नहीं आ रहा था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो लेकिन टीचर्स का मानना था जो जिन्होंने मॉक टेस्ट की कॉपीज़ चेक की थी, तो वो लोग कहते थे कि आप दो आपका हो जाएगा। तो फिर हुँ, आप जो पूछ रहे हैं कि इसमें डीएसपी का करना था या एसडीएम का करना था, हम तो ये सोच रहे थे कि हो जाएगा पहले तो एक मेरी जो ज़िम्मेदारी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली, ये पूरी हो जाएगी। मेरे दिमाग हुँ, से टेंशन हट जाएगी, फिर हम डेडिकेटेड तरीके से तैयारी कर पाएँगे। लेकिन हुँ, वही है कि मेंस और इंटरव्यू के बाद फिर ये है प्रेफ़रेंस लिस्ट में तो हम लोग ऊपर पे एसडीएम और डीएसपी ही डालते हैं, कि हुँ, मोस्टली लोग ऐसा डालते हैं। तो प्रेफ़रेंस में यही था लेकिन ये भी था कि कोई भी जॉब मिलेगी तो उसको ईमानदारी से ही करेंगे। बाकी हुँ। अगर रैंक कम आती है या कुछ होता है तो फिर से लगेंगे। ये तो इससे अच्छा मोटिवेशन तो कुछ हो ही नहीं सकता कि एटलीस्ट एलिजिबल तो हैं। तो यही था। अच्छा, जब इस वतन पे वर्दी चढ़ेगी, तब फिर किस तरह से काम होगा, कुछ ऐसा बताइए? देखिए, आपने पूछा ना कि आपका क्या प्रेफ़रेंस था इसके पहले और क्या आपको क्या बनना था? अभी जब से रिज़ल्ट आया है,
तो उसमें डीएसपी जब लिखा हुआ है तो अब दूसरी फीलिंग आ रही है कि वो अच्छा। सच में वो होता है कि सोचने का नज़रिया जो होता है कि ठीक है, अब लग रहा है यही सबसे सही है। हाँ, इसी में और क्योंकि कई लोगों ने जिन्होंने देखा है, जो लोग मिले हुए हैं हमसे, वो यही कहते हैं कि तुम्हारी पर्सनैलिटी पे सूट करेगा क्योंकि तुम जो है सबसे गलत चीज़ को तुम टॉलरेट नहीं करती हो, तुम जवाब दे देती हो, ऐसा लोग बताते हैं, हम खुद को क्या एनालाइज़ करें। तो ये है कि ठीक है, अगर यूनिफ़ॉर्म मिलेगी तो उसका तो अपना प्रेस्टीज है, अपना ऑरा है, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि उस उस यूनिफ़ॉर्म को हम जस्टिफ़ाई कर पाएँ। यही। अच्छा, आकांक्षा जिस तरह से डिस्प्ले पे दिख रही है, वैसे क्या रियलिटी लाइफ में भी है? हाँ, हम इतनी ही बात करते हैं, आप हमसे बात करते रहिए तो हम काफ़ी कुछ ये कहानियाँ बताने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं हम। बातें करने में लोग कहते हैं कि मतलब हाँ, ये है कि अगर कुछ जानना हो तो देखिए हम आपसे बात कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको मैक्सिमम चीज़ें बता दें। ये नहीं कि अब मेरा आंसर कंसाइज़ हो, डिप्लोमैटिक चीज़ों का इस्तेमाल करके बहुत जो है कम बोलें। ठीक है, डिप्लोमैटिक होने की जगहें होती हैं, जहाँ पे होना है। अभी क्योंकि हो सकता है मेरा वीडियो आप डालेंगे तो हर छोटे-बड़े वर्ग का आदमी देखेगा ही देखेगा, जिसको ज़रूरत होगी वो देखेगा। तो मेरी कोशिश ये रहती है बात करने के थ्रू कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बातें हेल्प कर पाएँ। सिर्फ़ स्पीच देना नहीं है, ये है कि भाई मेरे से अगर एक भी आदमी मोटिवेट हो गया मेरी स्ट्रैटेजी से, मेरे किसी भी बात से, तो ठीक है, पब्लिक सर्विस यही तो है। हम एक आदमी से ही शुरू करते हैं ना। चलिए, ये तो रही आपकी आपकी बात। जी, अब थोड़ा-सा हम आपको डाइवर्ट करेंगे, बात करेंगे हम स्टूडेंटों को लेकर। जी, जब आपने कहा कि अभी तो मैं सोचा था कि बस आपका इतना इंटरव्यू लेके और मैं टाटा बाय-बाय करूँगा। लेकिन जी। जब ये चीज़ें आप बता रही हैं तो थोड़ा-सा और हम वीडियो को लेंदी करेंगे। मेरा ये सवाल रहेगा कि आपने भी कई अटेम्प्ट एग्ज़ाम दिया है, क्या कारण है कि बच्चे रह जाते हैं, उनका क्लियर नहीं हो पाता? देखिए, इसके पीछे 2-3 कारण हैं मेनली जो एकदम से बोलेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। पहली तो हम अपने आप को कहें कि ठीक है, हमारी स्ट्रैटेजी में कुछ कमी रह जाती है। ज़्यादातर बच्चे आजकल हम देख रहे हैं, हम खुद ही क्योंकि तैयारी से गए हुए हैं, तो ज़्यादातर तैयारी इसलिए नहीं शुरू करते हैं कि उन्हें करना है, वो ज़्यादातर कहीं से देख के, कहीं से सुन के तैयारी करना शुरू करते हैं। तो क्या होता हुँ, है ना कि देख के, सुन के करने में वो ये नहीं देखना चाहते कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। कि सिलेबस देख के तैयारी नहीं शुरू कर रहे हैं या एक प्लान्ड वे में तैयारी नहीं करते हैं। वो होता है ना कि किसी ने बता दिया स्पेक्ट्रम पढ़ लो, इंडियन पॉलिटी पढ़ लो और ये पढ़ लो, ये तुम्हारा हो जाएगा। हेलो? जी, 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 आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ जी, ये वीडियो फ्रीज़ हो रहा था तभी। तो कोई इश्यू नहीं। जी, तो ये था कि ये चीज़ होती है कि जब भी हम लोग शुरू करते हैं तैयारी करना, तो हम लोग को इस तरह से शुरू करना चाहिए कि आप भाई आप उस एग्ज़ाम को लेके आप उसकी डिमांड को समझो। आपको प्री, मेंस, इंटरव्यू जो तीनों स्टेज होते हैं, तीनों की डिमांड्स अपने अपने में अलग-अलग होती हैं। उनको समझिए, सिलेबस देखिए। हम बताएँ आपको ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बिना सिलेबस देखे पढ़ाई शुरू कर देते हैं, कि हुँ, उन्हें लगता है हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, पॉलिटी पढ़ लेते हैं। नहीं, इससे ज़्यादा इससे काफ़ी ज़्यादा है सिलेबस जो उसका, उसमें और भी सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। तो ज़्यादातर बच्चों का ध्यान क्या होता है कि वो ज़्यादातर ऐसे ही सब्जेक्ट्स पे जाता है जो ज़्यादा ट्रेंड में है। लेकिन हम आपको बताएँ, मेंस की जो तैयारी होती है, मेंस में आपको पता होगा कि 8 पेपर होते हैं। एस्से हुँ। भी होता है मुझे तो और नहीं पता है, एक मैंने तैयारी नहीं की है। अच्छा ठीक है, देखिए हम आपको बताते हैं कि ऐसा है उसमें 8 पेपर होते हैं। एक जनरल हिंदी का पेपर होता है, एक एसए का पेपर होता है और जीएस 1, 2, 3, 4 ये होता है और यूपी स्पेशल के 2 पेपर हैं। ये पेपर जो हैं तो इन सबका वेटेज इक्वल होता है। जो एसए का पेपर भी होता है, वो भी 200 नंबर का होता है, बाकी जीएस के पेपर जो हैं वो भी 200 नंबर के हैं। बच्चे क्या करते हैं कि वो खाली जीएस 1 तैयार करेंगे, बहुत ज़्यादा हो गया तो जीएस 2 तैयार करेंगे क्योंकि उनके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं वो। हुँ, उन्हें पॉलिटी हुँ। अच्छी लगती है, ज्योग्राफी अच्छी लगती है, हिस्ट्री अच्छी लगती है, आर्ट एंड कल्चर अच्छा लगता है। हम बताएँ ये सारे सब्जेक्ट सिर्फ़ 2 ही पेपर में आते हैं। बाकी जो जीएस 3 का पेपर है और जीएस 4 का पेपर है, ये मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं। ये सोचते हैं एग्ज़ाम आएगा तब देखा जाएगा या जनरली हुँ, हम लोग पढ़ते नहीं हैं क्योंकि उनमें सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, गवर्नेंस का सब्जेक्ट हो गया या इकोनॉमिक्स होती है, एग्रीकल्चर होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है, ये सारे क्वेश्चन्स होते हैं। अब क्योंकि ये जनरल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट नहीं है तो लोग इस पे ध्यान नहीं देते, जबकि वेटेज इक्वल है इन सारे सब्जेक्ट्स का। यही होती है, इसीलिए आपको स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। एस्से का पेपर वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि एस्से राइटिंग लेकिन जनरली स्टूडेंट्स करते नहीं हैं। वो होता है कि एग्ज़ाम आ गया, एग्ज़ाम के 2 महीने पहले 2 हफ्ते पहले शुरू करते हैं। कितने लोग तो ऐसा होता है सेकंड क्वेश्चन आकांक्षा ये रहेगा
कि क्या जी तैयारी करने वाले बच्चों को जरूरी है कोचिंग की? सर देखिए बिल्कुल हम ये नहीं कहेंगे कि ज़रूरी है ही। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, कई सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो खुद से तैयारी करते हैं। लेकिन कोचिंग से ये है कि कोचिंग का फ़ायदा ये आपको कम टाइम में, जितना टाइम आप खुद से रिसर्च वर्क करने में लगाएँगे और हर चीज़ शुरू से, ज़ीरो से शुरू करेंगे और फिर वहाँ तक जाएँगे। कोचिंग से ये है कि थोड़ा गाइडेंस मिल जाता है कि किस डायरेक्शन में है। दूसरा ये है कि कोचिंग में थोड़ा कॉम्पिटिशन होता है। आप जब खुद से अकेले पढ़ रहे होते हैं, मोस्टली सेल्फ स्टडी में हम लोग अकेले ही पढ़ाई करते हैं। तो ये नहीं पता चलता कि कॉम्पिटिशन नहीं दिखाई पड़ता है, तो मोटिवेशन की थोड़ी कमी आ जाती है क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत लंबा प्रोसेस है, पूरा 1 डेढ़ साल का लग जाता है, कई बार होता है सिलेक्शन नहीं होने पे 2-3 साल भी लग सकते हैं। तो ऐसे टाइम में हम लोगों को कांस्टेंट मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है। कोचिंग्स में बस ये है कि इसी का फ़ायदा मिल जाता है कि आप वहाँ रहते हो तो उस एनवायरनमेंट में रहते हो, पर हम ऐसा नहीं कहेंगे कि कोचिंग ज़रूरी ही है। बहुत से लोग सेल्फ मोटिवेटेड भी होते हैं, अपने ग्राउंड से जुड़े हुए रहते हैं, आस-पास की कंडीशन से भी मोटिवेटेड रहते हैं और अगर उनके अंदर ये है कि आप टॉलरेंट हैं और आपके अंदर धैर्य है, तो ज़रूर खुद से पढ़ाई करके अच्छी स्ट्रैटेजी तैयार करके और क्योंकि ऑनलाइन भी इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि आप एक बार जब आप स्ट्रैटेजी बना लेंगे, स्ट्रैटेजी बनाने की वीडियोज़ भी हैं ऑनलाइन, तो उस ऑनलाइन का जो आप डेली डेटा आजकल किसके पास नहीं है, सबके मोबाइल में अवेलेबल रहता ही है। तो इधर-उधर की चीज़ें देखने से अच्छा है कि अगर आपके पास किसी तरह का नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने से भी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा हम्म। कोचिंग का कोई बहुत कंपल्शन नहीं है। हाँ, मतलब कुल मिला जुला के कहना ये है कि अगर तैयारी करने वाला बच्चा हो तो सेल्फ स्टडी से भी तैयारी कर सकता है। जी, जी, बिल्कुल कर सकते हैं। हम भी जब लखनऊ में आए थे शुरू-शुरू में तो मैंने कोचिंग नहीं किया था। कुछ हम्म, दिन बाद मैंने 1 डेढ़ साल तक सेल्फ स्टडी ही की थी। वो इससे हम्म, ये रहता है कि बेस वर्क आप खुद से ही करेंगे। बेस वर्क हम्म, जो है आपको कि जब कोई भी ये एग्ज़ाम जो होता है यूपीपीसीएस का, ये हम लोग नॉर्मली कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं। कॉलेज में हम लोग ज़रूर ऐसे कोर्सेज़ लिए रहते हैं जो ऑफ ट्रैक होते हैं। तो इससे ये रहता है कि भाई आप अगर खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, तो चीज़ें आपको अगर आप उसके खुद से पढ़ाई करने के बाद जाके कोचिंग कर रहे हैं या खुद से पढ़ाई करने के बाद आप ऑनलाइन मटेरियल देख रहे हैं, तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो और क्या करना होता है ना कि भाई एग्ज़ाम में लिखेंगे आप ही, आप अपनी कमी और जो आपका प्लस पॉइंट है, वो आप ही जानते हैं। तो उसी हिसाब से आप कोचिंग में तो सिंगल स्ट्रैटेजी सबको बताई जाती है, लेकिन ये है कि अपनी कमियाँ जान के और अपने प्लस पॉइंट्स जान के आप जो वर्क करेंगे, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, नोट्स नोट्स क्या क्या तैयार होने चाहिए, मतलब किस तरह की नोट्स बनाने चाहिए उनको, किस तरह से काम करना चाहिए, क्या अपना शेड्यूल रखना चाहिए, कुछ ऐसा बताइए। देखिए प्री से अगर शुरू करें, तो प्री के नोट्स जो है वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के ही शुरू करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे अच्छे गाइड होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के, सिर्फ यूपीएससी या यूपीपीसीएस नहीं, आप कोई भी एग्ज़ाम लीजिए, आपको सबसे अच्छा जो गाइड करेगा कि आपकी जो तैयारी की डायरेक्शन है, वो किस तरफ होनी चाहिए, वो आपको द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलेगा। प्लस आप डेली जो है मतलब जो चीज़ें हो रही हैं, उनसे अपडेटेड रहें, डेली इश्यूज़ जो हैं, तो आपको समझ में आएगा कि आपको इससे कि मेंस के लिए क्या तैयार करना है। प्री और मेंस का मटेरियल अलग-अलग नहीं होता है। बस ये है प्री में आपको कंसाइज़ में पढ़ना होता है और मेंस में वही चीज़ डिस्क्रिप्टिव में लिखनी होती है। प्री के नोट्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को देख के बनाइए ताकि रेलेवेंट रहें आपके नोट्स क्योंकि क्या होता है ना हम लोग सोचते हैं सब ज़रूरी है, सबका नोट्स एक-एक बंडल पूरा ऐसे बना के तैयार कर लेते हैं, फिर खुद ही के नोट्स पढ़ने का मन नहीं करता है। क्योंकि और शुरू में ये होता है ना नोट्स बनाने का तरीका भी नहीं पता होता है कि कैसे बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक किताब से दूसरी किताब निकाल के रख देते हैं। फिर खुद ही अपने बनाए नोट्स नहीं पढ़ते हैं। फिर तीसरी किताब लेके आएँगे, किताबों का बंडल ले आके लगा के रख लेते हैं। ये होता है, सबके साथ होता है, सारे स्टूडेंट के साथ। कोई ऐसा नहीं होता है कि उसको नोट्स बनाने की मास्टर स्ट्रैटेजी पता है। ये आप हम्म। धीरे-धीरे ही डेवलप करेंगे। दूसरी बात ये है जब मेंस की तैयारी करिए, मेंस के लिए आपको ये एकदम जो बोलते हैं 100% वाला फ़ॉर्मूला होता है कि आप सिलेबस लेके बैठिए, सिलेबस से ही क्वेश्चन्स आते हैं। हम लोग इतना घबरा जाते हैं मेंस को लेके कि कहीं से भी क्या-क्या क्वेश्चन आ जाएगा। उसमें ये होता है कि आप सिलेबस प्रिंट करा के रखिए अपने पास, जो टॉपिक्स आपके अच्छे हैं उनको अंडरलाइन करके एक पेज में उससे रिलेटेड जो है नोट्स बनाइए और बहुत डिस्क्रिप्टिव नोट्स नहीं बनाएँ क्योंकि जो आंसर होता है वहाँ अपना पेज का नोट्स बना के ज़रूर रख लीजिए। छोटे नोट्स बनाइए ताकि आप क्योंकि ना टाइम टेबल जो आता है वो कभी-कभी बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल आ जाता है। जैसे इस बार का जो टाइम टेबल था वो उन्होंने 4 दिन लगातार पेपर लिए थे, सुबह-शाम 4 दिन में 8 पेपर ले लिए थे। तो आपके नोट्स जब हम्म। बहुत हेक्टिक रहेंगे तो इतना थकान हो जाती है पेपर दे के कि आप नोट्स अपना देख नहीं पाएँगे। तो जो ऐसा छोटा नोट्स बनाइए और वही नोट्स पढ़िए।
जो छोटे वाले हैं, हम्म, बहुत एग्ज़ॉस्टिव आंसर, क्योंकि वहाँ लिखने का मौका आपको मिलेगा नहीं कि आप हम लोग जितना सोचते हैं कि इतना बड़ा आंसर में इतना कुछ लिख देंगे, इतना टाइम ही नहीं रहता है वहाँ पे। और दूसरा ये रहता है कि नोट्स को अपने इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश करिए। इसका मतलब ये है कि आप नोट्स में कई सारी चीज़ों का यूज़ करिए। नई स्ट्रैटेजी, जैसे कि आप पॉइंट्स में यूज़ करते हैं, पॉइंट्स में लिखिए, ग्राफ बना दीजिए, जैसा सब लोग कहते हैं। अगर मैप डाल सकते हैं तो आप उस क्वेश्चन में ज़रूर डालिए, इनसे नंबर का वेटेज बढ़ता है। करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें एक ही लाइन में डालिए, छोटी-सी डाल दीजिए, पर डाल दीजिए उस टॉपिक से रिलेटेड, कि कोई इंडेक्स आया हुआ है, कोई रिपोर्ट आई हुई हो, या जैसे उससे रिलेटेड पीआईबी में कोई न्यूज़ आई हुई हो, तो उस चीज़ को मेंशन कर देने से आंसर जो है और अट्रैक्टिव लगने लगता है, जिससे कि नंबर मिलते हैं। ये हो गई मेंस की स्ट्रैटेजी। इंटरव्यू का हम बताएँ आपको, इंटरव्यू के लिए आप कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर पढ़िए या इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, आप चीज़ों के बारे में जानकारी रखिए। हर छोटी-छोटी चीज़ की नहीं, लेकिन जो बड़े-बड़े इश्यूज़ हैं, उनसे इंटरव्यू में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मेरे से राम मंदिर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया हम्म, था, इज़राइल-हमास वार है, महिलाओं की जो भागीदारी है, जैसे नारी शक्ति बंधन बिल आया था, उसके बारे में, और जैसे जो सोसाइटीज़ में प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन्स होते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि इंडिया के सोशल इंडिकेटर्स कैसे हैं। तो आप, क्योंकि आप जब ब्यूरोक्रेसी में जाओगे आप काम करने, हम्म। तो आपको उन्हीं सब पे काम करना होगा, तो एटलीस्ट उन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मसाला खबरें पढ़ने से बचें, और जिन जो चीज़ें आपकी स्टडी में हेल्प करेंगी, जेनुइनली हेल्प करेंगी। सिलेबस देख के आपको न्यूज़ भी पता चल जाएगा कि कौन-सी न्यूज़ पढ़नी है। तो हाँ। ये सारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मतलब ये है कि इंटरव्यू में पहले जाने से पहले मसाला खबरें नहीं, जो नहीं, मुद्दे हैं वो पढ़ के जाएं। जी, जी। चलिए, अब ये तो हो गई हमारी स्टूडेंट वाली बात। थोड़ा-सा फिर आपके पास आते हैं, आपके बारे में फिर थोड़ा-सा जानते हैं। और जी। सवाल ये रहेगा कि जब आप इंटरव्यू देने गई तो अंदर से ऐसा कैसा फ़ील हो रहा था कि इंटरव्यू में कैसा जाएगा, कैसा क्वेश्चन होगा, इस तरह की कुछ चीज़ें? जी, देखिए इंटरव्यू में ऐसा होता है कि ये तो पता होता है कि 4-5 लोगों का पैनल होगा पूरा, और वो हुँ, आपसे आपके आंसर पे ही क्वेश्चंस फिर से घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, इधर-उधर आपकी बातों को ही पकड़ के क्वेश्चन पूछेंगे, तो घबराहट तो होती है। और ये भी था कि इंटरव्यू में पहला इंटरव्यू था, तो इसकी वजह से ये नर्वसनेस थी कि क्या पूछ लिया जाएगा और कहाँ से पूछ लिया जाएगा, मेरा इतना तैयार है भी कि नहीं है, क्योंकि आम तौर पे हम लोग मेंस के में एग्ज़ाम देने के बाद उतनी डीप में स्टडी नहीं करते हैं। थोड़ा हम लोग रिलैक्स वाले स्टेज में चले जाते हैं कि ठीक है, अब रिज़ल्ट आएगा जब तक, तब तक नॉर्मली पढ़ाई करते हैं। तो इसकी वज़ह से उस टाइम प्रेशर बन जाता है कि क्या पूछ लेंगे, क्योंकि ऐसा है ना, मेंस में रहता है, आप कॉपी के पीछे छुप सकते हैं, आपको कोई हुँ, देख नहीं रहा है कि हुँ, हुँ, कॉपी में आपने लिख के कॉपी भेज दी, लेकिन इंटरव्यू में आपको सामने से आँका जाता है। तो इन हुँ, सब चीज़ों का थोड़ा डर होता है, लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए मॉक इंटरव्यूज़ देते रहिए। वहाँ के हुँ, फीडबैक जो मिल रहे हैं मॉक इंटरव्यू में, कि क्या कमियाँ हैं आपके में, वो बताते हैं, प्लस पॉइंट्स भी बताते हैं, तो कमियों पे अपने वर्क करके जाइए। और अब ये है कि जो आप वहाँ इंटरव्यू में शब्द यूज़ कर रहे हैं, वो काफ़ी संतुलित शब्दों का यूज़ करें, आराम से बात करें, घबराहट वाली बात नहीं होनी चाहिए। घबराहट में होती है वहाँ पे, वो नर्वसनेस तो आम बात है, लेकिन ये है हुँ, कि आप प्रैक्टिस जब कई बार कर लेते हैं, तो वो नर्वसनेस भी चली जाती है, और जब आप पढ़े हुए होते हैं, आपने ईमानदारी से तैयारी की होती है, तो आपको वही सारी चीज़ें वहाँ पे ओरल में बतानी होती हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ हेल्प करती हैं, तो नर्वसनेस में कमी हो जाती है। अच्छा आकांक्षा जब आप एग्ज़ाम दे रही थी, तो आपने जी, जब कई बार कई अटेम्प्ट दिया आपका क्लियर नहीं हुआ। फिर जी, आपने ये सोचा होगा कि लास्ट ये अटेम्प्ट दे देते हैं, अगर जी। इसके बाद भी नहीं होता है तो कुछ ऐसा सेकंड पॉइंट रखा था क्या कि फिर ये करेंगे? जी, बिल्कुल देखिए बैकअप तो रखना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा है, वैकेंसीज़ वैसे भी बहुत कम आ रही हैं इस टाइम पे। और फिर हम लोग के जो हमारे जैसे स्टूडेंट होते हैं कि घर में बड़े हैं और काफ़ी टाइम हो गया ग्रेजुएशन किए, तो कहीं न कहीं हम लोग को सेटल होना ही होता है। तो इसलिए आप साइड में ज़रूर, अगर आपको लगता है, दिमाग में शंका बनी हुई है कि नहीं हमको साइड में भी कुछ रखना चाहिए, तो ठीक है, आप रख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एमए कर रहे हैं ज्योग्राफी से, तो हम साथ ही साथ में नेट की भी तैयारी कर रहे थे। तो अभी 2-3 दिन पहले ही नेट का भी रिज़ल्ट आया है, तो मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया है। तो मेरा ये साइड प्लान था कि चलो होता है, नहीं होता है, नहीं तो जेआरएफ में एनरोल्ड हो जाएँगे, हुँ, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जॉब कर लेंगे। अच्छा। तो ये तो था मेरा प्लान। यानी बैकअप लेके चलना भी चाहिए और आपने भी लेके चला था। हाँ, देखिए बैकअप, देखिए ऐसा होना चाहिए कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो।
उसे ऐसा नहीं बैकअप रखें कि आप 2 बिल्कुल ही अलग-अलग चीज़ें लेके चल रहे हैं, इससे तो पढ़ाई में दिक्कत होती है। मेरा ज्योग्राफी था, एमए ज्योग्राफी से कर रहे हैं, तो इसकी वजह से मुझे पीसीएस की तैयारी में काफ़ी हेल्प मिली, क्योंकि ज्योग्राफी प्री में भी वेटेज रखता है, मेंस में भी वेटेज रखता है। ज्योग्राफी से रिलेटेड हम लोग इकोनॉमी ज्योग्राफी में पढ़ते हैं और एग्रीकल्चर भी पढ़ते हैं, ये सारे सब्जेक्ट मेंस में आते हैं। तो अगर बैकअप रखना है, आपको लगता है कि ऐसा कुछ इश्यू हो सकता है आपके साथ, या भाई आपको इतना टाइम, सबको इतना टाइम नहीं मिलता तैयारी करने का कि 4-4 5-5 साल लोग तैयारी करते रहें। तो आप बिल्कुल रखिए, लेकिन ये है कि उसको सोच समझ के आप अपना बैकअप रखिए कि दोनों चीज़ें एक साथ हैंडल कर सकें। ठीक है। ये हमारे साथ बात कर रही थी आकांक्षा गौतम, जिनका रैंक 35 आया है और ये इनका DYSP पद पे चयनित जी। हुआ है, जहां समाज में लोग सोचते हैं, अभी भी बहुत ऐसे सोच के लोग हैं कि जो ये सोचते हैं कि लड़की क्या करेगी। कहीं ना कहीं ये उनके लिए मिसाल का प्रतीक है, कहीं ना कहीं उन लड़कियों और उन महिलाओं के मिसाल का प्रतीक है जो ये सोचती हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, समाज के बंधन में बंध के रह जाती हैं।